जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ यूएस टैक्सेशन। आई एम योर ट्रेनर मोहम्मद सुहेब असगर। करेंटली जो है मैं एक सीपीए फर्म के साथ काम कर रहा हूँ, यूएस बेस्ड फर्म, और यूएस टैक्स की फील्ड में मेरा तकरीबन 4 साल का एक्सपीरियंस है। और अभी रिसेंट सीज़न में भी 100+ रिटर्न मैंने फ़ाइल की थी और करेंटली भी कुछ पेनल्टी के केसेस डील कर रहे हैं। आज की क्लास का जो मकसद है वो ये है कि एक तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि इस कोर्स में हम किस तरह से चल रहे होंगे, क्या सीख रहे होंगे, क्या तरीक़ेकार होगा। ऑलरेडी ओरिएंटेशन क्लास में वैसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस बारे में बता चुका हूँ। और थोड़ा सा आज इंट्रो होगा अबाउट द यूएस टैक्स सिस्टम। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कर सकता कि आप लोगों को पहले दिन सॉफ्टवेयर पे ले जाऊं और डायरेक्ट दिखाऊं कि क्लाइंट की रिटर्न कैसे फाइल होती है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप लोगों को बेसिक यूएस टैक्स सिस्टम के बारे में ही नहीं पता होगा तो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। तो कुछ बेसिक्स बताना ज़रूरी है ज़्यादा, लेकिन हम टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे बुकिश नॉलेज में, थ्योरेटिकल नॉलेज में। उसकी रीज़न ये है कि जैसे यहाँ पे आपको कुछ सामने आपके स्लाइड्स नज़र आ रही होंगी, इनमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ मैं आप लोगों के सामने रीड नहीं कर रहा, ये आप लोगों के लिए, आप लोग कीजिएगा रीड, ठीक है। मैं आप लोगों को इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी बता रहा हूँगा ताकि हम कम से कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें कवर कर सकें और हम सिस्टम को अच्छे तरीके से समझ भी सकें। तो यूएसए टैक्स बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है टैक्सेस का। अगर मैं कंपेयर करूं, जैसे हम यहाँ पे यूएस, यूके और यूएई टैक्सेस मैं करवा रहा हूँ, अगर मैं इन तीनों में कंपैरिजन करूं तो यूएस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड टू डील विद। और इसमें क्लाइंट्स को किस तरह से डील करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो वाले मसले भी सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है यूएस टैक्स। और अगर आप यहाँ स्लाइड्स में देखें इंट्रो में, तो पहली लाइन यही लिखी हुई है, द यूएस टैक्स सिस्टम इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डिज़ाइन टू रेज रेवेन्यू फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर्स। अगेन ये बेसिक बातें हैं, सबको पता है कि गवर्नमेंट टैक्स क्यों कलेक्ट करती है, ठीक है। डायरेक्ट हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें शेयर करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ जो आप लोगों को पता होना चाहिए वो ये है कि यूएस टैक्स सिस्टम जो है वो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपकी इनकम वहाँ पे बढ़ेगी तो टैक्स रेट जो है वो बढ़ते जाएंगे। ये पाकिस्तान में भी ऐसे ही है, ठीक है। तो यहाँ तक तो इस चीज़ की तो सबको समझ आ जाएगी, ये बिल्कुल भी कोई मुश्किल बात नहीं है, सब रिलेट भी कर रहे होंगे इस चीज़ से। और आगे जाके हम रेट्स को भी देखेंगे कि कितनी इनकम पे कितना रेट और कैसे कैसे रेट जो है वो बढ़ता है। फिर इसके बारे में एक चीज़ ये है कि वॉलेंट्री कॉम्प्लायंस एक्सपेक्ट किया जाता है कि तमाम लोग अपनी फाइलिंग खुद से करें यूएस में, ठीक है। और अगर कोई बंदा ना करे तो उसकी क्या क्या सख्ती है, किस तरीके से पकड़ते हैं, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। बहरहाल सख्ती बहुत है, तो वहाँ पे हर किसी की कोशिश ये होती है कि टैक्स फाइल किया जाए। और सेकंड चीज़ ये है कि मेंटालिटी का भी फ़र्क है। मतलब जैसे पाकिस्तान में मैक्सिमम लोगों की कोशिश ये होती है कि वो फाइलर ना बने और उनको टैक्स फाइल ना करना बने, लेकिन यूएस में या ओवरऑल फॉरेन कंट्रीज़ में लोग समझते हैं कि उन्हें टैक्स फाइल करना चाहिए, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि वो ये समझते हैं कि हमारी गवर्नमेंट हमें बहुत सी फैसिलिटीज़ दे रही है, तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न वी हैव टू फाइल आवर टैक्स रिटर्न्स। तो ये मैंटेलिटी का भी थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। पाकिस्तान में परसेंटेज अगर निकाली जाए तो आई थिंक मैक्सिमम लोग अवॉइड करते हैं टैक्सेस को, ठीक है। यूएस में बात ये नहीं है कि कोई डर होता है, ठीक है, कि अगर ना किया तो होता कुछ भी नहीं है। होता तब है जब कोई बहुत बड़े लेवल पे पैसे कमा रहा हो और फिर भी टैक्सेस ना पे कर रहा हो। छोटे मोटे लेवल पे इस तरह से हर किसी को तो नहीं पकड़ता सिस्टम ऑब्वियसली, लेकिन वहाँ पे लोग एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि उनके टैक्सेस जमा हों। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ से आप लोगों को स्कोप समझ आ जाना चाहिए कि यूएस में टैक्सेस का कितना स्कोप है। कि अगर हर बंदा ये चाहता है कि उसकी टैक्स रिटर्न फाइल हो तो इट मीन्स कि अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ से क्लाइंट्स निकालने की, ठीक है। अच्छा, अब
यूएस में जो टैक्स इम्प्लीमेंट होता है वो 3 लेवल्स पे होता है, फेडरल, स्टेट और लोकल लेवल पे। अब एक तो टैक्स है जो फेडरल लेवल पे लगेगा, ठीक है। फेडरल लेवल पे जो टैक्स होता है वो यूएस के तमाम सिटीजन्स के लिए एक जैसा है, ठीक है। वो किसी भी स्टेट में रह रहे हैं ये मैटर नहीं करता, ठीक है। तो फेडरल इनकम टैक्स इसे हम बोलते हैं यूएस की ज़बान में। और कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जो स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंट होते हैं। मतलब जो फेडरल लेवल पे टैक्स है वो तो इम्प्लीमेंट होना है, वो तो सब पे फ़र्ज़ है, वो तो फाइल करना ही करना है, उसकी कैलकुलेशन सबके लिए एक जैसी है, रेट्स एक जैसे हैं, सब कुछ एक जैसा है, और उससे कोई भी बरी ज़िम्मा नहीं है, किसी को भी छूट नहीं है उसमें, चाहे वो किसी भी स्टेट में रह रहे। लेकिन फिर आ जाते हैं फेडरल के बाद हर स्टेट के अपने अपने अलग टैक्सेस। तो यूएस में तकरीबन 7 से 8 स्टेट्स ऐसी हैं जिन पे पर्सनल एज सच कोई इनकम टैक्स होता ही नहीं है, वो चार्ज नहीं करते इनकम टैक्स लोगों से। उसमें फ्लोरिडा आ जाता है, टेक्सास आ जाता है, फिर उसमें वाशिंगटन आ जाता है, ठीक है, व्योमिंग आ जाता है। तो तकरीबन 8 स्टेट्स ऐसी हैं जो टैक्स चार्ज नहीं करती, लेकिन बाकी सारी स्टेट्स करती हैं और अलग अलग करती हैं, ठीक है, रेट भी डिफरेंट है। तो इस वजह से जो इनिशियली मैं कह रहा था कि यूएस टैक्स बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्यों है भाई? इसलिए क्योंकि 50 स्टेट्स हैं, फिर हर स्टेट के अंदर काउंटीज़ और सिटीज़ हैं, ठीक है। अच्छा, हर कंट्री का ना जो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोकेशंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। अब ज़रूरी नहीं है, जैसे पाकिस्तान है, ठीक है, कि पाकिस्तान एक कंट्री है, फिर इसमें प्रोविंसेस हैं, फिर प्रोविंसेस के अंदर फिर सिटीज़ आ जाती हैं, फिर सिटीज़ के अंदर हम यूजुअली टाउन्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी लोकेशंस इस तरह से डिफ़ाइन होती हैं। यूएसए में सबसे पहले ऑब्वियसली यूएस एक कंट्री तो है ही, फिर उसमें स्टेट्स आ जाती हैं, और देर आर ऑलमोस्ट मोर देन 50 स्टेट्स, ठीक है। फिर हर स्टेट की काउंटीज़ और सिटीज़ हैं, ठीक है, फिर उनके अंदर टाउन्स हैं। तो वहाँ पे लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी टैक्सेस को समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। और पहली क्लास है आज यूएस टैक्स की, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और वो पहले से ही बहुत ज़्यादा सवाल अपने माइंड में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि शायद यूएस टैक्स इतना ही कोई मुश्किल है, और अगर इतना मुश्किल है तो हम 2 महीनों में इसे कवर कैसे करेंगे, 50 स्टेट्स होती हैं, हर स्टेट की अपनी अपनी सिटी काउंटी, तो ये सब कुछ कैसे होगा। तो इसके बारे में बता दूं कि ये सब कुछ सॉफ्टवेयर करता है, ठीक है। इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि अगर आप किसी क्लाइंट की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आप नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर पे डाटा डाल रहे होते हैं वो फेडरल रिटर्न के लिए डाल रहे होते हैं, ठीक है। उसकी जो स्टेट की रिटर्न है वो सॉफ्टवेयर खुद ब खुद बना देता। देखो, जब आप फेडरल लेवल का डाटा देते हो ना सॉफ्टवेयर को किसी क्लाइंट का, और सॉफ्टवेयर को सिर्फ ये बता देते हो कि ये क्लाइंट फलां स्टेट से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। लेट्स से अगर फ्लोरिडा का क्लाइंट होगा तो वो फ्लोरिडा की रिटर्न बनाएगा ही नहीं, वो कहेगा भाई फ्लोरिडा में तो टैक्स अप्लाई नहीं होता स्टेट लेवल पे, ठीक है। अगर आप न्यूयॉर्क की लेट से बना दोगे तो न्यूयॉर्क, अगर आप डेलावेयर की बना दोगे तो डेलावेयर का, तो सॉफ्टवेयर डेलावेयर की अलग से आपको रिटर्न बना के देगा, सॉफ्टवेयर बना के देगा। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जो करना है वो सिर्फ फेडरल लेवल पे जो एंट्रीज करनी होती हैं वही करना। तो इसका मतलब ये कि हमारी टेंशन फिर स्टेट लेवल की, काउंटीज़ की, सिटीज़ की ख़त्म। वो टेंशन अब किसकी है? सॉफ्टवेयर की है। तो एज अ टैक्स प्रिपेयर हमने टेंशन किसकी लेनी है? फेडरल टैक्सेस की ज़्यादा, ठीक है। और स्टेट की या तो थोड़ी लेनी है या बिल्कुल नहीं लेनी। उसकी रीज़न ये है कि कितनी की स्टेट्स की टेंशन लोगे आप। अगर वहाँ पे 42, 43 स्टेट्स पे टैक्स इम्प्लीमेंट होता है तो क्या सबके रूल्स बैठ के याद करोगे? ठीक है, कि किसका कितना रेट है, किस पे क्या डिडक्शंस अप्लाई होती हैं, कौन क्या चीज़ अलाउ करता है, क्रेडिट्स कौन से अलाउ करता है, कौन नहीं करता, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और पॉसिबल भी नहीं है। जैसे हमारे पाकिस्तान में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, यूएसए में सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स होते हैं, और मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ज़्यादातर सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स अपनी स्टेट में रह के लोगों को सर्विसेज दे रहे होते हैं। जैसे अगर कोई सीपी है और वो बैठा हुआ है न्यूयॉर्क में, तो वो सिर्फ न्यूयॉर्क के लोगों को डील कर रहा होगा, ठीक है। तो आप एज अ पाकिस्तानी फ्रीलांसर
टैक्स प्रिपरेशन में इतनी टेंशन क्यों लेते हो? स्टूडेंट्स लेते हैं, मैं बता रहा हूँ, पहले से ही सोचना शुरू कर दें। 50 स्टेट हैं, मैंने तो एक्सपर्ट बनना, मैंने तो ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है। भाई आपकी इतनी टेंशन नहीं है, ज़िंदगी को आसान करें, ठीक है। कल जैसे सेशन था, आप लोगों को पता है, तो मेरे से किसी ने पूछा कि रिटर्न तो हम फाइल कर देते हैं, लेकिन असल कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। पाकिस्तान में बैठे हुए हैं ना, तो वो लोकल मार्केट वाला माइंडसेट है कि अच्छा रिटर्न तो फाइल कर दी, लेकिन वो जो आगे अपील्स, असेसमेंट्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनका क्या? तो मैंने कहा कि यार देखो, अगर आपको पाकिस्तान में बैठ के इंटरनेशनल क्लाइंट की आसान चीज़ करके कम वक्त में अच्छा पैसा मिल रहा है, तो उन चीज़ों की क्यों फिक्र कर रहे हो? अगर आपके क्लाइंट को अपील का सामना करना पड़ गया या ऑडिट खुल गया उसका, ठीक है, तो वो आपसे रब्ता भी नहीं करेगा। इस मामले में आपके क्लाइंट्स आपसे ज़्यादा सियाने होते हैं कि मैंने कौन सा काम किससे करवाना है और कौन सा काम किससे नहीं करवाना। वो आपको क्यों अप्रोच करते हैं, वो आपसे क्यों काम करवाना चाहते हैं? क्योंकि आपके थ्रू उनका काम काफ़ी सस्ते में हो जाता है, ठीक है। अभी क्विक बुक्स की क्लास में मैं बता रहा था कि मेरा CPA अगर अपने कस्टमर से $1000 से $1200 चार्ज करता है, तो वो मुझे सिर्फ $150-200 पे करता है, हालांकि काम मैं कर रहा होता हूँ, ठीक है। अपने कस्टमर से वो कितना चार्ज कर रहा है? $1000 से $1200। मुझे कितना पे कर रहा है? $150 से $200। अच्छा, लेकिन मैं उसमें भी खुश हूँ, ठीक है। तो वहाँ चीज़ें ऐसे चलती हैं। इसी तरह जो क्लाइंट्स डायरेक्ट, अगर आप एज अ फ्रीलांसर फाइवर के थ्रू कोई क्लाइंट पकड़ते हो, अपवर्क के थ्रू कोई क्लाइंट पकड़ते हो, तो वो आप फ्रीलांसर को अप्रोच ही इसलिए कर रहे होते हैं कि आप उनको बहुत ज़्यादा सस्ते पड़ रहे होते हो, लेकिन आपको, आपके लिए वो बहुत अच्छा क्लाइंट होता है। क्यों? क्योंकि डॉलर में पैसे आने हैं, जब करेंसी कन्वर्ट होनी है तो आपका सीन सेट है, ठीक है। तो उनको पता होता है, वो फ्रीलांसर को अप्रोच ही इसलिए कर रहे होते हैं कि कम पैसों में काम हो जाए, ठीक है। लेकिन जब केस आएगा, लेट से अगर किसी का ऑडिट खुल गया, किसी के साथ इस तरह कोई मामला हो गया, तो वो वहीं के CPA या एनरोल्ड एजेंट को जाके कहेगा, आपको कुछ नहीं कहेगा वो, ठीक है। आपने एक दफ़ा काम किया, ख़त्म। उसके बाद अगर कोई दोबारा ज़रूरत पड़ती है, हाँ, अगर आपके किए हुए काम से रिलेटेड कोई गलती लेट से कल को सामने आ गई, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे कम्युनिकेट कर लेगा। केस तो आप डील ना कर सकते ना, आपसे वो करवाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। फर्स्ट क्लास में बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल क्लियर रहना है आप लोगों ने। तो फेडरल लेवल पे हम जो टैक्सेस प्रिपेयर करते हैं वो तो फेडरल लेवल पे हैं। अगर मैं यहाँ पे इनकम टैक्स की बात करूँ, तो आपका जो रेट शुरू होता है वो 10% से लेके 37% तक जाता है, डिपेंडिंग अपॉन स्लैब्स, ठीक है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है तो 10% से स्टार्ट होता है और 37% तक रेट जाता है, ठीक है। अगर मैं कॉरपोरेट टैक्स की बात करूँ, जो कंपनीज़ के प्रॉफिट्स पे अप्लाई होता है एनुअली, तो वो इस वक्त वहाँ पे 21% चल रहा है, ठीक है। फिर वहाँ पे कुछ पेरोल के टैक्सेस होते हैं, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर के प्रोग्राम्स होते हैं। अब सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर के हवाले से मैं बताऊं कि अगर कोई बंदा वहाँ पे जॉब कर रहा है, ये सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर ये ज़्यादा पेरोल से लिंक करते हैं। पेरोल के बारे में किसी को आइडिया है? पेरोल क्या होता है? पेरोल नहीं आइडिया? देखें, पेरोल कंपनी ने जो सैलरी पे एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, उनको जो कंपनी ने पे करना होता है, जो सैलरी पे करनी होती है, उसकी कैलकुलेशन का जो सिस्टम होता है वो पेरोल कहलाता है, ठीक है। यूजुअली US और UK में जो पेरोल की कैलकुलेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। ये नहीं होती कि तुम्हारी 50,000 सैलरी है, ये लो 50,000, ठीक है, चलो इतने में 50,000 में से, अच्छा तुम 50,000 सैलरी है, तुम तो टैक्स की कैटेगरी में फॉल ही नहीं करते, चलो तुम जाओ पूरा 50,000 रख लो, ठीक है। वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं होती। वहाँ पे पेरोल की सैलरी की कैलकुलेशन में कई चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। वो क्या होती हैं ऑब्वियसली डिटेल से पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि US में पेरोल में जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो होती हैं सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर टैक्सेस, ठीक है। हर एम्प्लॉय की सैलरी में से 6.2% सैलरी का सोशल सिक्योरिटी की मद में कट रहा होता है और 1.45% मेडिकेयर की मद में कट रहा होता, ठीक है। और
ये एम्प्लॉयर भी जमा कराता है और एम्प्लॉय भी जमा कराता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक पर्सन है, उसकी सैलरी जो है वो 5,000 है, $5,000 लेट से, बहुत ज़्यादा है लेकिन एज्यूम कर लें $5,000 अगर उसकी सैलरी है, तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, 5,000 का 6.2% और 1.45%, ये दोनों अमाउंट लेके अलग-अलग जमा कराएगा अपनी जेब से। ये उसके बिजनेस का एक्सपेंस है, सैलरी तो उसने देनी है, मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी के खर्चे अलग से बर्दाश्त करने हैं, तो ये बिजनेस का एक्सपेंस होता है, ठीक है। कि अगर मैं यूएस की कंपनी हूँ, मैंने एक एम्प्लॉय रखा हुआ है, मैं उसको 5,000 की सैलरी दे रहा हूँ, सैलरी तो दे रहा हूँ, अलग से उसकी सैलरी पे सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर के रेट लगा के मैंने वो भी जमा कराने, ये मेरे लिए एक्सपेंस है। और अच्छा, यही सेम रेट 6.2% और 1.45% मुझे उसकी सैलरी में से भी डिडक्ट करना है और जमा कराना है, यानी कि दोनों का हिस्सा जाता है, एम्प्लॉयर का भी एम्प्लॉय का भी। एम्प्लॉय का सैलरी में से डिडक्ट होता है और एम्प्लॉयर बिजनेस के पल्ले में से देता है, ठीक है। और जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड मीन्स जो अपना काम कर रहे हैं, नौकरी नहीं कर रहे, जॉब नहीं कर रहे, उनके लिए परसेंटेज डबल हो जाती है। मीन्स के वो दोनों का हिस्सा पे कर रहे होते हैं, वो अपने खुद के एम्प्लॉयर होते हैं और वो अपने खुद ही एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए परसेंटेजेस डबल हो जाती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल मस्ट पे बोथ द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर पोर्शंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड मेडिकेयर टैक्सेस, ठीक है। अच्छा, मैं सारी स्लाइड में से ना सिर्फ अभी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, सारी थ्योरी नहीं पढ़ रहा मैं, इररेलेवेंट थ्योरी मैं सारी इग्नोर कर रहा हूँ, वो आप लोग पढ़ते रहिएगा, नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि सैलरी पे शायद ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, बिजनेस वाले पे देते नहीं है टैक्स, हाँ और प्रोग्रेसिव कंट्रीज में डबल टैक्स पे। भाई, अभी आपको बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम कैपिटल गेन्स टैक्स भी यूएस में अप्लाई होता है, जिसमें डिफरेंट रेट्स अप्लाई होते हैं डिपेंडिंग अपॉन के एसेट आपने कितने अरसे के लिए अपने पास रखा, लॉन्ग टर्म रखा या शॉर्ट टर्म रखा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म जो रखते हो उस पर टिपिकली कम रेट्स अप्लाई होते हैं, शॉर्ट टर्म वालों पे ज़्यादा अप्लाई होते हैं। और फिर इस पर कुछ एस्टेट टैक्स भी शामिल होते हैं, ये बेसिकली इनहेरिटेंसेस, जो विरासत में जो कुछ मिलता है उन सब चीज़ों के लॉज होते हैं स्टेट टैक्स में। ये ESTAT वाला स्टेट है, ये स्टेट वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा, स्टेट टैक्सेस फिर जैसे मैंने बताया कि 50 स्टेट्स हैं, हर स्टेट के अलग रेट्स हैं, अलग रूल्स एंड टैक्स को कैलकुलेट करने के, लेकिन उसकी टेंशन आप लोगों ने नहीं लेनी, पहले लेक्चर से बता रहा हूँ, ठीक है। हम जब सॉफ्टवेयर पे भी मैं आपको रिटर्न सारी बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि किस तरह से होती है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम सिर्फ फेडरल प्रिपेयर करते हैं सॉफ्टवेयर में, स्टेट की खुद ब खुद हो रही होती है। हाँ, एज ए टैक्स लर्नर ये काम आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए कि जिस क्लाइंट की टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी स्टेट रिटर्न को पढ़ ज़रूर लें एक दफ़ा। जब आहिस्ता आहिस्ता आप क्लाइंट्स की रिटर्न फाइल कर रहे होंगे ना और उसकी स्टेट रिटर्न्स को पढ़ रहे होंगे, तो एक टाइम आएगा आपको स्टेट रिटर्न्स की भी अच्छी खासी समझ आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये टाइम के साथ साथ होता है, शुरू में टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। शुरू में सारा काम सॉफ्टवेयर का, आप कोशिश करें कि फेडरल लेवल पे सब कुछ ठीक करें, तो स्टेट लेवल का सॉफ्टवेयर सब। मज़े की बात यह है कि अगर आप सॉफ्टवेयर में टैक्सेस करते टाइम कोई गलती करते हैं, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर आपको रिटर्न फाइल नहीं करने देता, ठीक है। वो आपको बताता है, और अच्छा गलती का लेवल भी बताता है कि आपने ये जो रिटर्न प्रिपेयर किया ना, इसमें लेट से 3 गलतियां हैं, एक कातलाना गलती है ठीक है। अच्छा, डिफरेंट सॉफ्टवेयर ना डिफरेंट टर्म्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक गलती जो है वो भाई ऐसी गलती है ना कि आपकी रिटर्न जो है वो पक्का रिजेक्ट होगी, ठीक है, एक्सेप्ट ही नहीं होगी, सिस्टम एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वहीं से रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। एक गलती ऐसी है जो सिस्टम रिजेक्ट तो नहीं करेगा लेकिन ठीक नहीं है, ठीक है, बाद में हो सकता है आपको कोई नोटिस आ जाए, ठीक है। तो वो गलती के लेवल भी बता रहा होता है कि यार अच्छा गलती किससे होती है, बिगिनर्स कर देते हैं, ठीक है। कभी कभी रिटर्न में आप कोई ऐसी चीज़ कर देते हो जिसकी कोई सेंस नहीं बन रही होती,
या कभी कभी अधूरी चीज़ डाल देते हो, ठीक है। आगे जाके जब हम डिटेल से पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, अभी पहली क्लास है तो ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो अगर आप कोई अधूरी चीज़ कर दो कभी, या किसी चीज़ का आधा पार्ट एंटर कर दो, आधा पार्ट छोड़ दो, ठीक है, या आपको पता ही ना हो कि किसी चीज़ के 3 पार्ट्स हैं, 2 तो आप कर दो, तीसरे का आपको पता ही ना हो, सॉफ्टवेयर सब कुछ बताते, वो आपको रिटर्न तब तक फाइल नहीं करने देगा जब तक आपके रिटर्न में मिस्टेक होगी। फिर वो आपको ये भी बताएगा कि अच्छा हाँ यार, अब ये वाली मिस्टेक जो है ना, इसकी खैर ये है तो सही, लेकिन अगर इसको आप छोड़ भी दो ना, रहने दो एज इट इज़, तो आपकी रिटर्न में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, चाहे आप कोई भी सॉफ्टवेयर उठा के यूज़ कर लें यूएस में, वो सब ये चीज़ बताते हैं आपको और आपको रिटर्न फाइल नहीं करने देते जब तक आप अपनी उन मिस्टेक्स को दूर ना कर लें। तो ये भी एक बिगनर के लिए बहुत ही आई थिंक इंटरेस्टिंग पॉइंट होने वाला है। अच्छा जी, फिर प्रॉपर्टी टैक्सेस होते हैं, कुछ एक्साइज टैक्सेस होते हैं, और लोकल लेवल पे आपके ये काउंटीज़ और सिटीज़ जो हो जाती हैं, कभी कभी ये भी टैक्सेस चार्ज करती हैं, लेकिन अगेन इनकी ज़्यादा टेंशन होती है आपको सेल्स टैक्स के टाइम पे, ठीक है। सेल्स टैक्स हम यूएस टैक्स में कवर नहीं कर रहे होंगे, उसकी रीज़न ये है कि सेल्स टैक्स इज़ अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग, वो अकाउंटेंट का काम है, अकाउंटेंट करता है। यूएस टैक्स में एक्सपर्ट होने के नाते हम ज़्यादा इनकम टैक्स वाले पोर्शन को देख रहे होंगे, जिसमें हम कॉरपोरेशंस की, पार्टनरशिप्स की और इंडिविजुअल्स की, इन तीनों की रिटर्न्स बनाना सीखेंगे। इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप्स और कॉरपोरेशंस, ठीक है। अच्छा, इसके हवाले से मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये बता देता हूँ कि मैंने बताया कि अभी सेल्स टैक्स का काम अकाउंटेंट का होता है, बुक कीपर का होता है। तो सेल्स टैक्स ना वेरी कर रहा होता है। जैसे अगर डेलावेयर है, डेलावेयर में सेल्स टैक्स का रेट कुछ और होगा, डेलावेयर के अंदर काउंटीज़ और सिटीज़ हैं, उनके अंदर रेट कुछ और होगा, और वो सारे अप्लाई हो रहे होंगे। मतलब लोकल लेवल पे भी रेट्स होंगे, स्टेट लेवल पे भी होंगे, वो सेल्स टैक्स पे अप्लाई हो रहे होंगे। तो उस पर लेट से अगर आप क्विक बुक्स यूज़ कर रहे होते हैं, क्विक बुक्स बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, एक अकाउंटेंट है वो अपने डेलावेयर के क्लाइंट की बुक कीपिंग कर रहा है। तो मज़े की बात बताता हूँ कि क्विक बुक्स में जब आप अपने क्लाइंट की लोकेशन एंटर करते हो ना, एग्जैक्ट लोकेशन, भाई वो सारे रेट्स आपको बता देता है कि ये रेट इसके बिजनेस पे अप्लाई होगा। तो अगेन टेंशन ख़त्म, ठीक है। अब एक बिगिनर ये सोचता है कि सेल्स टैक्स हर स्टेट का अपना अपना, अच्छा फिर स्टेट के अंदर लोकल लेवल पे काउंटीज और सिटीज भी होती हैं, कभी कभी उनके भी टैक्सेस होते हैं, यार हम किस किस का याद करें। भैया आपको किसने का याद करो, मुझे नहीं पता अगर मेरे से कोई पूछ ले, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे नहीं पता कि भाई किस किस स्टेट की कौन कौन से लोकल लेवल पे कौन कौन सा रेट अप्लाई होता है, मैं कौन सा हर वक्त अपने दिमाग में लेके घूम रहा होता हूँ। क्विक बुक्स में लोकेशन डालो, उसने बता देना कि आपके क्लाइंट पे ये रेट अप्लाई होना, ठीक है। तो ये परेशानी ख़त्म, आपको अपने क्लाइंट से पूछना नहीं पड़ता कि आपकी सेल्स पे कौन कौन से रेट्स अप्लाई होंगे। अच्छा जी, टैक्स लेवल अगेन फेडरल लेवल पे होता है, ठीक है, स्टेट लेवल पे होता है, सब इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, अलास्का, फ्लोरिडा, नेवाडा, साउथ डकोटा, टेनेसी, टेक्सास, वाशिंगटन और व्योमिंग, इन सारी स्टेट्स में टैक्स अप्लाई नहीं होता, ठीक है जी। पर्सनल इनकम टैक्स नहीं अप्लाई होता। अच्छा, कौन सा टैक्स अप्लाई नहीं होता, ये भी मैं टैक्स अप्लाई नहीं होता ये तो बता रहा हूँ, पर्सनल इनकम टैक्स नहीं अप्लाई होता, ठीक है। मतलब अगर आप किसी इंडिविजुअल की रिटर्न बनाते हो, इन स्टेट में से है वो इंडिविजुअल, तो उसकी सिर्फ फेडरल लेवल की रिटर्न बनेगी, स्टेट लेवल की उसकी वैसे ही नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पे पर्सनल इनकम टैक्स वैसे ही चार्ज नहीं होता, ठीक है। और लोकल लेवल पे वही सिटीज़ और काउंटीज़ आ जाती हैं, ये हर स्टेट के अंडर होती हैं, हर किसी के अपने अपने मसले होते हैं, तो इनमें इनके बारे में हमें अभी ज़्यादा परेशानी नहीं लेनी। अच्छा जी, अब टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ डिफरेंट टैक्स पेयर्स। सबसे पहले हम इंडिविजुअल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो हर वो बंदा
जो कोई जॉब कर रहा है, जॉब से सैलरी ले रहा है, या कोई बिजनेस कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, पैसे कमा रहा है, उसको इंडिविजुअल लेवल पे जहाँ जहाँ से भी वो पैसे कमा रहा है, नौकरी से, बिजनेस से, वॉटेवर, उसको वो सब चीज़ें अपने रिटर्न में शो करवानी। फॉर्म 1040 आज की फर्स्ट क्लास में पहला काम आप लोगों का जो आप लोगों ने याद कर लेना है कि इंडिविजुअल की जो रिटर्न फाइल होती है वो फॉर्म 1040 के थ्रू होती है। ठीक है, जिस फॉर्म के थ्रू यूएसए में हम इंडिविजुअल की रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं वो 1040 है। आज फर्स्ट लेक्चर है, अगर थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है तो इसको बर्दाश्त करें क्योंकि ये बेसिक इन्फो है। ठीक है, ये बेसिक इंट्रो है, फाउंडेशन है जो बताना ज़रूरी है। ठीक है, अब जाहिर है फॉर्म 1040 का नाम सुन के आपको मज़ा नहीं आएगा, लेकिन जब फॉर्म 1040 आपके सामने आएगा तब मज़ा आएगा। ठीक है, तो फॉर्म 1040 जो है, बहुत नाम याद कर लें। कोई भी आपसे पूछे आज के बाद कि इंडिविजुअल्स की टैक्स रिटर्न के लिए यूएस में कौन सा फॉर्म यूज़ होता है, तो फॉर्म 1040। अब फॉर्म 1040 में होता क्या है, कैलकुलेशन होती है। ठीक है, पार्ट्स होते हैं। फॉर्म 1040 को मैं बड़ी डिटेल से बताऊंगा। इनकम का पार्ट होता है, ठीक है, फिर एक्सपेंसेस का पार्ट होता है, जाहिर है इनकम में से एक्सपेंसेस लेस होने होते हैं। ठीक है, फिर टैक्स रेट जहाँ पे अप्लाई होना होता है उसका पार्ट होता है। ठीक है, जो पेमेंट्स आपने एज अ टैक्स पहले से की हुई हैं उनका पार्ट होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ऐड लेस करके एंड पे आपके या तो लाइबिलिटी कैलकुलेट होके आ रही होती है या फिर आपका रिफंड कैलकुलेट होके आ रहा होता है। दो ही चीज़ें हैं ना, या तो आप, अच्छा अब यहाँ पे थोड़ी सी मज़े की बात, पाकिस्तान टैक्सेस आप लोग देखते हैं, रिफंड का क्या प्रोसीजर होता है यहाँ पे? अगर किसी का रिफंड बन रहा हो तो क्या होता है? ये टैक्स डिपार्टमेंट वाला बंदा बताएगा। हाँ, एडजस्ट करते हैं, वेरी गुड। वापस तो नहीं करते या बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र तो नहीं करते? अच्छा, बाहर के कंट्रीज़ में ना ऐसा नहीं है। जो आपका रिफ़ंड बन रहा है ना, आपकी रिटर्न, ये जो फॉर्म 1040 है ना, फॉर्म 1040 में ना नीचे आप अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखते हो। अगर आपका रिफ़ंड बन रहा है ना, आपके बैंक अकाउंट में वो अमाउंट आती है, और उसमें वो ज़्यादा डिले भी नहीं करते। डिले इन अ सेंस के पता लगे आप 6-6 महीने इंतज़ार कर रहे हो, यार मेरा तो रिफ़ंड था अभी तक आया ही नहीं, चक्कर काट रहे हो दफ्तरों के। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में होता है। ठीक है, और वो आपको कहानियाँ करा रहे हो कि भाई अच्छा आ जाएगा, ये बात हो गई, वो बात हो गई। वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ आपके 1040 फॉर्म में ही नीचे आपका बैंक अकाउंट नंबर डिटेल सारी, आप रूटिंग नंबर होता है वहाँ पे। जैसे यहाँ पे हम अकाउंट नंबर और आईबैन यूज़ करते हैं ना लोकल लेवल पे, यूएस में अगर किसी को बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी हो तो एक अकाउंट नंबर होता है और एक रूटिंग नंबर होता है। रूटिंग नंबर बेसिकली हर बैंक का अलग होता है। जैसे आईबैन यहाँ पे हर बैंक का अलग होता है, मिज़ान बैंक का अलग होगा, अल्फला का अलग होगा, और हर इंडिविजुअल का भी आई थिंक सेपरेट होता है। वहाँ पे ना रूटिंग नंबर होता है, वो रूटिंग नंबर डालते हो आप सॉफ्टवेयर पे, तो वो बैंक जो है वो क्या कहते हैं, फैच कर लेता है सॉफ्टवेयर कि ये कौन सा बैंक है। ठीक है, फिर आप अकाउंट नंबर डालते हो तो बस उसकी डिटेल्स चली गई, रिफंड है तो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, विद इन अ मंथ हो जाता है यूजुअली। ठीक है, अच्छा जी, अभी के लिए आप लोगों ने सिर्फ इतना याद रखना है, बाकी बातें वही लिखी हुई हैं। जैसे यहाँ पे देखें प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल टैक्स के लिए जो फॉर्म यूज़ होता है दैट इज़ फॉर्म 1040। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के लिए जो फॉर्म यूज़ होता है दैट इज़ फॉर्म 1065। अब थोड़ा सा ज़रा अटेंटिव हो जाएं, पार्टनरशिप के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात है। अभी मैं बता रहा हूँ कि ये रट्टा है जो मैं लगवा रहा हूँ, तो परेशान नहीं होना, बोरिंग हो रहा है मैं बताऊँगा, जहाँ रट्टा है बताऊँगा, जहाँ समझना है मैं बताऊँगा सब चीज़। इंडिविजुअल के लिए फॉर्म 1040, पार्टनरशिप के लिए 1065, ये तो हो गया रट्टा। एक चीज़ जो याद करने वाली है, कॉन्सेप्ट है, वो क्या है कि पार्टनरशिप यूएसए में इट सेल्फ एज एन एंटिटी टैक्स पे नहीं करती।
पार्टनरशिप टैक्स पे नहीं करती। अगर एक पार्टनरशिप है, लेट से ABC एंड को लिमिटेड वगैरह, पार्टनरशिप रजिस्टर, ये ABC जो पार्टनरशिप है ये रिटर्न तो फाइल करेगी लेकिन टैक्स पे नहीं करेगी। इसका मतलब कि एक पार्टनरशिप की कोई टैक्स लायबिलिटी हो ही नहीं सकती। जब उसने पे ही नहीं करना तो लायबिलिटी क्या? लायबिलिटी तो वो होती है ना जो पे करनी हो। तो फिर 1065 फॉर्म में होता क्या है? 1065 फॉर्म में सिर्फ आप ये रिपोर्ट कर रहे होते हो IRS को कि पार्टनरशिप ने कितना प्रॉफिट किया या लॉस किया, बस। ठीक है। अब उस पार्टनरशिप के जो पार्टनर्स हैं ना, वो जब अपनी इंडिविजुअल रिटर्न फाइल करेंगे ना, तो उनको जो पार्टनरशिप से शेयर आ रहा होगा वो अपनी इंडिविजुअल रिटर्न में इंक्लूड करेंगे। ठीक हो गया? इजी ना? पार्टनरशिप इटसेल्फ कोई टैक्स पे नहीं करेगी, वो सिर्फ रिपोर्ट करेगी 1065 फॉर्म के थ्रू कि ये प्रॉफिट या लॉस किया। ठीक है। और उसके जितने भी पार्टनर्स होंगे, वो जितना भी शेयर उनको अपनी पार्टनरशिप फर्म से आ रहा होगा वो उसमें इंक्लूड करेंगे अपनी इंडिविजुअल रिटर्न में और फाइल करेंगे। सर इस कोर्स में आप LLC क्रिएट करना भी सिखाना? बिल्कुल, LLC क्रिएशन भी है इसमें। ठीक है। लेकिन पहले टैक्सेस होंगे। इसका जो मेजर चंक है कोर्स का 80 to 90% वो टैक्सेस का है। LLC क्रिएशन एक आसान चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हो सकता है वो आई थिंक 2 से 3 लेक्चर्स में ही कवर हो जाए मैक्सिमम। ठीक है। अच्छा, फिर पार्टनरशिप के बाद दो चीज़ें आ जाती हैं, S कॉरपोरेशन और C कॉरपोरेशन। ध्यान से सुनिएगा S कॉरपोरेशन और C कॉरपोरेशन के बारे में। कोशिश करें कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो लिख लें किसी नोट पैड पे तो बेहतर है। ठीक है। वैसे तो थ्रू आउट द कोर्स ये चीज़ें आप लोगों को वैसे ही ज़हन नशीं हो जाएंगी। मैं स्लाइड्स नहीं पढ़ रहा, मैं वो बातें बता रहा हूँ आप लोगों को जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कुछ बातें मैं ऐसी बता रहा हूँ जो इसमें लिखी भी ना हो। ठीक है। तो कोशिश किया करें, नोट कर लिया करें। अब फॉर्म 1065 पार्टनरशिप को हमने डिस्कस कर लिया। S कॉरपोरेशन C कॉरपोरेशन के हवाले से एक बहुत बड़ी गलत फहमी जो यहाँ पे पाकिस्तानियों को अक्सर होती है, उनको लगता है कि S कॉरपोरेशन भी एक कॉरपोरेशन है और C कॉरपोरेशन भी एक कॉरपोरेशन है। कॉरपोरेशन मीन कंपनी। ठीक है। इट्स अ टाइप ऑफ कंपनी। जैसे एक होता है इंडिविजुअल, एक होती है पार्टनरशिप। अब ये कंपनीज हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि पहले मैं ये बता देता हूं इनके लिए फॉर्म कौन से यूज होते हैं। S कॉरपोरेशन के लिए यूज होता है 1120S और C कॉर्प के लिए खाली 1120। S कॉर्प S से है तो 1120S और C कॉर्प के लिए 1120। अच्छा, ये आज के लेक्चर में रट्टा लगाने वाली बात क्या थी, याद करने वाली, कि इंडिविजुअल के लिए फॉर्म 1040 यूज होता है, पार्टनरशिप के लिए 1065 यूज होता है। पार्टनरशिप खुद इटसेल्फ टैक्स पे नहीं करती, उसके पार्टनर्स पे करते हैं अपनी इंडिविजुअल रिटर्न फाइलिंग के वक्त। और S कॉर्प और C कॉर्प के लिए, S कॉर्प के लिए 1120S फॉर्म यूज होता है, C कॉर्प के लिए 1120 फॉर्म यूज होता है। ये हो गया रट्टा। ठीक है। अब थोड़ा सा S कॉर्प कौन क्या होती है? S कॉर्प होती है अगर आप USA में LLC बनाते हैं और आप कहते हैं कि मैंने अपनी LLC की फाइलिंग एज एन S कॉर्प करनी है। ठीक है। तो अपनी LLC को S कॉरपोरेशन इलेक्ट करने के लिए पूरा एक प्रोसीजर होता है जिसमें आप IRS को बताते हो कि मैं अपनी LLC को नॉर्मल LLC नहीं बल्कि एज एन S कॉर्प फाइल करना चाहता हूं। गौर से सुनिएगा, आप थोड़ी सी बातें कंफ्यूज शायद आपको करें। स्टेटस है, बिल्कुल सही कहा। अब मैं इस पे आता हूं आहिस्ता से। देखें, मैं एक्सेल खोल लेता हूं, वहां पे ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाता हूं। लेट्स से कि हमारा जो है वो अच्छा, एक इंडिविजुअल है
उसने यूएसए में एलएलसी रजिस्टर कर ली, एलएलसी बना ली, और एलएलसी बनाने के बाद अब उसने अपने रिटर्न फाइल करनी, वो नौकरी नहीं कर रहा, वो उसने एलएलसी बनाई हुई या इसके थ्रू बिजनेस कर रहा हो, ठीक है। तो अब क्या ये एलएलसी पार्टनरशिप है, कॉरपोरेशन है, सोल प्रोप्राइटरशिप है? सोल प्रोप्राइटरशिप है, क्योंकि इंडिविजुअल ने बनाई हुई है। तो इसका मतलब ये कि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो ना तो ये पार्टनरशिप है, ना तो ये कॉरपोरेशन। तो इसकी फाइलिंग कैसे होगी? इसकी फाइलिंग सिंपल, इंडिविजुअल जो है इस बिजनेस से जितना कमाएगा वो अपनी इंडिविजुअल रिटर्न में शो करेगा कि मैंने बिजनेस किया था, इससे मैंने इतना कमाया, सिंपल। यानी कि इस एलएलसी की एज अ कंपनी कोई फाइलिंग नहीं होगी। बात समझ आ रही है? समझ आ रही है? मैं कनेक्ट कर पा रहा हूं या मुश्किल हो रहा है? देखें, ये एक इंडिविजुअल है, इन भाई साहब ने एक एलएलसी बनाई, यूएस में एलएलसी फॉर्म की। ये एलएलसी का सोल अकेला मालिक है, इसके साथ कोई पार्टनर नहीं। तो मैंने कहा अगर कोई पार्टनर नहीं है तो ये पार्टनरशिप नहीं हुई, और जाहिर है कॉरपोरेशन भी इसे हम नहीं कह सकते, कॉरपोरेशन इसे हम नहीं कह सकते, ठीक है। कॉरपोरेशन क्या होती है उस पर अभी मैं आऊँगा। तो ये एक एलएलसी है जो सिंपल एलएलसी है, ठीक है, इसको एक ही बंदा चला रहा है। तो इस एलएलसी से लेट से आप समझो कि इस एलएलसी के थ्रू अमेज़ॉन का बिजनेस कर रहा है, तो इस एलएलसी से जितना पैसा ये कमाएगा, यानी कि अमेज़ॉन के बिजनेस में ये जितना भी पैसा कमाएगा वो अपनी इंडिविजुअल रिटर्न में शो करेगा ये, ठीक है, इंडिविजुअल रिटर्न में। अभी मैं ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में ये नहीं मैं बताऊंगा कि कैसे करेगा, ये तो आगे जाके हम देखेंगे ना। अभी मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि अपनी इंडिविजुअल रिटर्न में ये शो करेगा कि ये मेरा बिजनेस था, मैंने अपने बिजनेस से अमेज़ॉन के इतना पैसा कमाया, ठीक है। तो इंडिविजुअल लेवल पे उसको फिर टैक्स लगेगा, लेकिन उसकी एलएलसी को अलग अलहदा से कोई टैक्स फाइलिंग नहीं करनी पड़ रही, ठीक है। उसकी एलएलसी कोई टैक्स फाइल नहीं कर रही, वो इंडिविजुअल पे अपनी रिटर्न पे कर रहा है। लेकिन पार्टनरशिप के बारे में मैंने क्या बताया था? पार्टनरशिप के बारे में मैंने बताया था कि पार्टनरशिप को भी टैक्स फाइल करना पड़ता है, ठीक है, बताना पड़ता है। हाँ, पार्टनरशिप टैक्स फाइल जरूर करती है लेकिन पे नहीं करती। पार्टनरशिप की कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होती, सिर्फ टैक्स फाइल करेगी, बताएगी आईआरएस को कि मैंने एज अ पार्टनरशिप ये प्रॉफिट किया या ये लॉस किया, ठीक है। फिर क्या होगा? पार्टनरशिप क्या करेगी? टैक्स फाइल करेगी, और पार्टनरशिप के जो पार्टनर्स होंगे वो अपने शेयर पे टैक्स पे करेंगे। कि जो शेयर उनको पार्टनरशिप से आया होगा वो उनकी कमाई है, जाहिर है इनकम है, तो वो उस इनकम पे टैक्स पे करेंगे अपनी इंडिविजुअल रिटर्न पे, ठीक है। पार्टनरशिप सिर्फ टैक्स फाइल करेगी, टैक्स पे नहीं करेगी। लेकिन मैंने बताया कि अगर एक इंडिविजुअल है, सोल प्रोप्राइटरशिप, उसने एलएलसी बनाई हुई है, तो उसकी एलएलसी तो कोई टैक्स फाइल भी नहीं करेगी, पे करना तो दूर की बात, फाइल भी नहीं करेगी। वो सिर्फ अपनी एलएलसी की डिटेल्स को अपनी इंडिविजुअल रिटर्न में डालेगा कि मैं अकेला एक मालिक था इस बिजनेस का, मैंने इसके थ्रू इतना पैसा कमाया, ये मेरी इंडिविजुअल रिटर्न है, ये सारी डिटेल्स। यहाँ तक बात क्लियर? ये जो एस कॉर्पोरेशन है फॉर्म 1120S है सर, ये इसका क्या यूज होता है सर? ये इसकी वही बताने लगा हूँ। अब आ जाते हैं एस कॉर्प के ऊपर। देखिए, हमने इंडिविजुअल लेवल पे एलएलसी को डिस्कस कर लिया, हमने पार्टनरशिप को डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं हम एस कॉर्प के ऊपर। देखिए, एस कॉर्प जो है वो एक स्टेटस है। अगर एक इंडिविजुअल अपनी एलएलसी को कन्वर्ट करना चाहेगा एस कॉर्प पर तो वो कर सकता है, वो अप्लाई कर सकता है। अब सवाल पैदा ये है कि क्यों करेगा ऐसा? क्यों करेगा? टैक्सेस के लिए। कभी कभार आपको एस कॉर्प इलेक्ट ना करना फ़ायदा दे रहा होता है, और कभी कभार एस कॉर्प इलेक्ट करना फ़ायदा दे रहा होता है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस, ठीक है। तो अगर मैं अपने क्लाइंट का टैक्स प्रिपेयर हूँ, टैक्स एडवाइज़र हूँ,
और मैं उसको कहूँ यार तुम्हारा जो बिजनेस मॉडल है या तुम्हारा जिस तरह से बिजनेस चल रहा है तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम एस कॉर्प ऑप्ट कर लो। कैसे, ये मैं बाद में बताऊंगा। अगेन पहला लेक्चर है, आज सारा कुछ तो नहीं ना पढ़ लेना, आज सिर्फ हम ओवरव्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर मैं अपने क्लाइंट को बताऊंगा कि यार तुम्हारे लिए एस कॉर्प बेहतर है, क्यों? क्योंकि अगर तुम एस कॉर्प ऑप्ट करोगे तो तुम्हारे टैक्सेस में कमी आएगी, ठीक है। लेकिन किसी क्लाइंट को मैं कहूँ नहीं 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 एस कॉर्प ना ऑप्ट करना वरना टैक्स ज़्यादा आएगा। तो एस कॉर्प की टैक्सेबिलिटी डिफरेंट होती है एक नॉर्मल एलएलसी की तो होती ही नहीं ना। मैंने बताया नॉर्मल एलएलसी तो क्या है, वो तो अपने इंडिविजुअल रिटर्न में कमाई आपने शो करनी, ठीक है। एस कॉर्प में ज़रा डिफरेंट मामला आ जाता है, ठीक है। नहीं, देखिए एस कॉर्प स्टैंड्स फॉर नथिंग। मैंने बताया कि एस कॉर्प सिर्फ एक स्टेटस है। अच्छा, कुछ लोग ये भी समझ लेते हैं कि एस कॉर्प जैसे सी कॉर्प क्या होती है, मैं उसके हवाले से फिर एस कॉर्प की एग्जांपल देता हूँ। सी कॉर्पोरेशन प्रॉपर, जैसे पाकिस्तान में बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनीज होती हैं ना प्रॉपर, जहाँ शेयर होल्डर्स होते हैं, सारा कुछ होता है, ठीक है। तो सी कॉर्प ऐसे ही है, ठीक है, जहाँ पे मल्टीपल ऑनर्स होते हैं, ठीक है। तो सी कॉर्पोरेशन प्रॉपर एक कंपनी। तो कुछ लोग समझते हैं कि सी कॉर्पोरेशन प्रॉपर एक कंपनी है और एस कॉर्प भी इसी तरह का कुछ है। नहीं, एस कॉर्प उस तरह का कुछ नहीं है। एस कॉर्प सिर्फ एक स्टेटस है जो किसी बंदे ने अपनी एलएलसी बनाई और एक प्रोसेस फॉलो करके उसने अपनी एलएलसी को एस कॉर्प में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि सिंपल एलएलसी की और एस कॉर्प की टैक्सेबिलिटी में फ़र्क है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस यूएसए ने इसलिए रखा है कि जिसको जहाँ फ़ायदा मिल रहा है वो वाला प्रोसेस फॉलो कर ले, ठीक है। ये बताऊंगा बड़ी डिटेल से कि एस कॉर्प में किस तरह से टैक्सेस होते हैं, फिर कब एस कॉर्प में टैक्स ज़्यादा बनेगा, कब नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने डिटेल से। अच्छा, एक और बात, एस कॉर्प सिर्फ वो बंदा ऑप्ट कर सकता है अपनी एलएलसी के लिए जो यूएस का रेजिडेंट हो, ठीक है। अगर आप यूएसए में अपनी एलएलसी बना के बैठ जाते हैं तो आप अपनी एलएलसी के लिए एस कॉर्प स्टेटस ऑप्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप नॉन रेजिडेंट, ठीक है। ये वाली बात भी क्लियर? अच्छा जी, अगर मैंने यहाँ से बैठ के वहाँ यूएस में एलएलसी बनाई है तो मैं इंडिविजुअली वहाँ पर टैक्स पे कर रहा हूँ। फिर वहाँ पर लेट्स सपोज मैं अमेज़न पे बिजनेस कर रहा हूँ। हाँ, अमेज़ॉन पे बिज़नेस कर रहे हैं। देखें, एक क्वेश्चन आया है कि अगर मैंने एलएलसी बनाई है यहाँ से बैठ के यूएसए में और मैं अमेज़ॉन का बिज़नेस कर रहा हूँ तो क्या मैं इंडिविजुअल लेवल पे टैक्सेस पे कर रहा हूँगा? तो बिल्कुल इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे होंगे। और इसका तरीका ये होता है कि देखें, यूजुअली अगर आप नॉन रेजिडेंट हो और यूएसए में एलएलसी बनाते हो और बिज़नेस करते हो, ये वैसे चीज़ें मैं एलएलसी वाले सेक्शन में बताता हूँ, लेकिन आपने अभी सवाल पूछ लिया तो बता रहा हूँ। आप बिज़नेस कर रहे हो पाकिस्तान से बैठ के, यूएसए में आपने एलएलसी बनाई है, लेकिन आपका जो बिज़नेस है वो टोटली रिमोट है। रिमोट का मतलब ये है कि ना तो आपका यूएसए में ऑफिस है, फिज़िकल ऑफिस नहीं है, आपका वहाँ पे कोई एम्प्लॉई नहीं है, ठीक है, कोई बंदा नहीं है जो आपके बिहाफ पे या आपकी कंपनी के बिहाफ पे वहाँ पे काम कर रहा है, और आपकी कोई इन्वेंट्री नहीं है। अब अमेज़ॉन के केस में ना इन्वेंट्री आ जाती है, ठीक है। तो अमेज़ॉन का नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, अगर आपकी सर्विसेज रिमोट हैं, यहाँ बैठे हैं, वहाँ ऑफिस नहीं है, बंदा नहीं है, कुछ नहीं है, इन्वेंट्री भी नहीं है, तो फिर आपने टैक्सेस पे नहीं करने होते एज अ नॉन रेजिडेंट। सिर्फ आपकी रिटर्न फाइल होती है तब, वो भी आपकी नहीं फाइल होती, वो आपकी एलएलसी की फाइल होती है, ठीक है। तो नॉन रेजिडेंट की एलएलसी की रिटर्न भी फाइल होती है। यहाँ पे मैंने अभी बताया कि एक इंडिविजुअल है, उसने सिंपल एलएलसी बनाई हुई है, तो वो एलएलसी की रिटर्न फाइल नहीं करेगा, सिर्फ अपनी करेगा। लेकिन नॉन रेजिडेंट अपनी एलएलसी की भी फाइल करेगा, ठीक है। तो पहले दिन मैं आप लोगों को ऐसे ज़्यादा कंफ्यूज करना चाह नहीं रहा था, लेकिन आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। ये चीज़ वैसे मैं एलएलसी के सेक्शन में बताया करता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग पाकिस्तान बैठ के एलएलसी बनाते हैं, तो उनको फिर एलएलसी बनाना और एलएलसी से रिलेटेड टैक्सेस के मसले, मतलब यहाँ वाले लोगों की, वो फिर एलएलसी के सेक्शन में हम कवर करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप अमेज़ॉन का बिज़नेस कर रहे हो तो अमेज़ॉन के बिज़नेस में आपकी इन्वेंट्री आ जाती है, फिर आपके लिए लाजिम है कि आप अपना ITIN नंबर लो। ITIN ऐसा ही है,
जैसे यहाँ पे NTN है पाकिस्तान में, तो ITIN नॉन रेजिडेंट्स के लिए होता है, रेजिडेंट्स के लिए SSN होता है। US में रेजिडेंट्स के लिए SSN नंबर यूज़ होता है, नॉन रेजिडेंट्स के लिए ITIN। तो अगर आपने अपने नाम से वहाँ पे रिटर्न फाइल करनी है क्योंकि आप अमेज़ॉन का बिजनेस कर रहे हो, तो आपको ITIN नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। ITIN नंबर लेने का प्रोसेस भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस कर रहे होंगे। तो एक और चीज़ हमने आज के लेक्चर में डिस्कस कर ली, स्लाइड्स में चाहे थी या नहीं थी, शायद आगे हो, दैट इज़ SSN, याद रखना। यहाँ पे NTN, USA में SSN सोशल सिक्योरिटी नंबर, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो SSN सिर्फ वहाँ के रेजिडेंट्स के पास होता है। तो अगर आपके पास एज अ क्लाइंट कोई इटली का क्लाइंट आ जाए जिसने USA में LLC बनाई हो, बंदा वो इटली का हो, और आप उसको कहो अपना SSN तो दो वो वहीं भाग जाएगा, भैया इसको कुछ नहीं पता, ठीक है। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जो बड़ी मैटर करती हैं। आप इटली वाले बंदे से ऑब्वियसली उसका ITIN नंबर लोगे, उसका SSN नहीं लोगे, ठीक है। तो एज अ प्रोफेशनल अगर आप इटली वाले बंदे को कह दो या फ्रांस वाले बंदे को कह दो जो वहाँ का रेजिडेंट हो, USA में तो ऐसे बिजनेस कर रहा हो, तो यहाँ से चीज़ें फिर ख़राब होती हैं। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं। थ्रू आउट द कोर्स आप लोग इन चीज़ों के वैसे ही एक्सपर्ट हो जाओगे, लेकिन वैसे जहाँ जहाँ जो पॉइंट आ रहा है मैं उसको वैसे डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, अब S कॉर्प के हवाले से थोड़ा सा, वैसे तो टाइम ओवर हो गया लेकिन थोड़ा सा हम डिस्कस और करते हैं। S कॉर्प के हवाले से थोड़ी बहुत तो समझ आ गई है आप लोगों को। अब मैं बताता हूँ कि S कॉर्प और C कॉर्प में सबसे बड़ा फ़र्क क्या होता है। देखें, S कॉर्प का ना एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि S कॉर्प भी पार्टनरशिप की तरह टैक्स फाइल तो करता है, हाँ, और S कॉर्प का जो शेयर है ना, जो भी इनकम है वो जाती है इंडिविजुअल को पास ऑन होती है। देखें, S कॉर्प ने क्या पाया क्या खोया, ये एक फॉर्म होता है K1 के नाम से। K1 फॉर्म अटैच होता है इंडिविजुअल की रिटर्न के साथ। इंडिविजुअल जिसने अपनी S कॉर्प बनाई हुई है वो अपनी इंडिविजुअल रिटर्न के साथ K1 अटैच करता है। K1 में डिटेल्स होती हैं कि इसकी S कॉर्प ने क्या पाया क्या खोया, यानी कि क्या कमाया या क्या नुकसान किया, तो उसकी K1 के बेसिस पे फिर उसके टैक्सेस कैलकुलेट हो रहे होते हैं। S कॉर्प इटसेल्फ पे नहीं करता। बात समझ आई? अब आप कहोगे सर पे तो LLC भी नहीं करती थी, वो तो इंडिविजुअल रिटर्न फाइल कर रहा होता था, ठीक है। तो ये S कॉर्प और LLC में फ़र्क क्या हुआ? देखिए, फ़र्क ये हुआ कि LLC की तो रिटर्न फाइल भी नहीं करते थे, S कॉर्प में तो हम रिटर्न फाइल करेंगे, ठीक है। हाँ, टैक्स नहीं पे करेंगे, उसकी सारी डिटेल्स K1 के थ्रू इंडिविजुअल रिटर्न में जाएंगी। अब सर देखें, बात तो एक ही है, ये बीच में बस K1 आ गया ऐसे ही है। इंडिविजुअल और LLC को अगर हम देखें ऊपर, तो इधर K1 वाला कोई चक्कर नहीं था, यहाँ पे बस फॉर्म है, तो यहाँ पे बस K1 आ गया। तो सर बात तो एक ही है, K1 का डिफरेंस है, बात एक नहीं है, इसमें टैक्सेस का भी डिफरेंस होता है, ठीक है। रेट्स का फ़र्क होता है, कितना टैक्स, वो कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा कि कितनी इनकम पे आपको S कॉर्प फ़ायदा दे रही होती है और कितनी पे नहीं दे रही होती, ठीक है। तो ये चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर C कॉर्प की अगर मैं बात करूं तो C कॉरपोरेशन एक, अच्छा, जब भी आज के बाद आप लोगों को कभी भी C कॉरपोरेशन का वर्ड सुनने को मिले ना, तो साथ ही एक वर्ड माइंड में लेके आ जाना, डबल टैक्सेशन। क्या? डबल टैक्सेशन। C कॉर्प डबल टैक्सेशन, ये एक ऐसी कॉरपोरेशन है जो खुद भी टैक्स पे करती है और इसके मेंबर्स भी टैक्स पे करते हैं, चाहे वो जिस फॉर्म में भी कर रहे हो, ठीक है। देखें, C कॉरपोरेशन में जो प्रॉफिट्स होते हैं ना, वो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मेंबर्स के अमंग डिविडेंड्स के तौर पे, ठीक है। यहाँ पे भी तो ऐसा ही होता है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनी जिनके शेयर होल्डर्स होते हैं उनको क्या मिल रहे होते हैं? डिविडेंड्स ही मिल रहे होते हैं। तो C कॉर्प में भी ऐसा ही होता है कि जो मेंबर्स होते हैं उनको डिविडेंड्स मिलते हैं। तो इनके जो मेंबर्स होते हैं वो डिविडेंड में भी टैक्स पे करते हैं जब उनको डिविडेंड मिलता है, और ये कंपनी इटसेल्फ तो टैक्स पे करती ही करती है, तो डबल टैक्स हो गया।
ठीक है, कि आप एक तरह से अपनी कंपनी के प्रॉफिट में भी टैक्स पे कर रहे हो और आपको जब वो डिविडेंड दे रही है तो आप अपने डिविडेंड पे भी टैक्स पे कर रहे हो, तो हो गई ना डबल टैक्सेशन। तो आज के बाद सी कॉरपोरेशन का वर्ड जब भी जहन में आएगा डबल टैक्सेशन, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें ये मैं आप लोगों की बेस बना रहा हूँ, ये बड़ी वैसे यूएस टैक्स के हवाले से बड़ी बेसिक बातें हैं, ठीक है। असल ये सारा खेल सॉफ्टवेयर पे हो जाता है। किसी बंदे को अगर सॉफ्टवेयर यूज़ करना आता है ना, सॉफ्टवेयर में डाटा एंटर करना आता है, तो बाज़ात मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं जिनको सॉफ्टवेयर में डाटा एंटर करना अच्छे से आता है, उनको नहीं पता यूएस टैक्स की बेसिक्स का, वो फिर भी रिटर्न तैयार कर लेते हैं, ठीक है। कहीं पे कंफ्यूज होते हैं तो चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर ये एरर दे रहा है, ज़रा बताना यार, समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो एआई का दौर है, ये तो मैं अपने हर स्टूडेंट को कहता हूँ कि भाई एआई को मजबूती से थाम लो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं, अब ग्रुप में किस किस तरह की क्यूरीज आ रही होती हैं, ठीक है यार, ग्रुप में इस तरह की क्यूरीज आ रही होती हैं कि मुझे देख के कभी कभी मायूसी होती है कि यार ये क्यूरी आई क्यों है, ये नहीं आनी चाहिए। अगर एक चीज़ आपकी सिंपल ब्राउज करके या एआई से क्लियर हो सकती है तो आई थिंक उसके लिए आपको किसी पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। ग्रोथ का सबसे पहले असूल ज़िंदगी में आप लोग याद रखना, अगर ज़िंदगी में ग्रो करना है ना तो इंडिपेंडेंट होना सीखें, ठीक है। ठीक है, हम लोग लाइफ टाइम सपोर्ट ऑफर करते हैं, हम लोग कम्युनिटी ऑफर करते हैं, व्हाट्सएप ऑफर करते हैं, सारा कुछ करते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग जितना डिपेंड करोगे ना किसी पे, आप लोगों की ग्रोथ उतनी कम होगी, और जितना खुद से चीज़ों को रिसर्च करके एक्सप्लोर करके आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, आप लोग बहुत आगे जाओगे। बंदा उतना सीखता है जितना खुद से रिसर्च करता, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं आगे। मैंने आप लोगों को सी कॉरपोरेशन और एस कॉरपोरेशन के बारे में भी बता दिया। उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान में एनजीओज होती हैं, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यूएसए में ये टैक्स एग्जेम्प्ट होती हैं, इन्होंने कोई टैक्स पे नहीं करना होता, लेकिन फाइल करना इनके लिए भी ज़रूरी होता है। तो अगेन रट्टे वाला पॉइंट क्या है कि एनजीओज एनपीओज के लिए यूएसए में जो फॉर्म यूज़ होता है दैट इज़ 990, ठीक है। अगेन सिर्फ टैक्स फाइल करना है, पे नहीं करना इन्होंने। क्यों? क्योंकि ये एनपीओज हैं, एग्जाम्प्ट, टैक्स एग्जाम्प्ट हैं, इन पे कोई टैक्स अप्लाई नहीं होता, ठीक हो गया। उसके बाद यूएस का टैक्स ईयर, यूजुअली जो है यूएस का टैक्स ईयर वो कैलेंडर ईयर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर जो है वो चल रहा है, और इसमें जो आपकी डेडलाइन है, आई थिंक डेडलाइन भी आगे स्लाइड्स में आएंगी तब बताऊंगा मैं आपको। जो टैक्स ईयर है वो होता है जनवरी टू दिसंबर, ठीक है। ये तो हो गया आपका ईयर। फिर फाइलिंग कब तक करनी है, अगर डेडलाइंस आ जाती हैं ना कि कब तक आपके पास टाइम है टैक्स फाइल करने का, वो चीज़ अभी हम देखते हैं। आई थिंक स्लाइड में होगी, वैसे तो यहीं पे होनी चाहिए, तरतीब के लिहाज से तो यहीं पे होनी चाहिए थी, लेकिन खैर अभी आती है तो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे भी सर कंपनीज का यही होता है, ये कम जनवरी से लेके 31 ऐसे ही है, दिसंबर तक। ऐसे ही है। इंडिविजुअल्स के लिए जो होता है वो सेल टैक्स की तो हर महीने रिटर्न करती है, इंडिविजुअल्स का वही है जो टैक्स फिजिकली है, फिजिकली है वही हाँ, है। वहाँ पे भी ऐसे ही है, वहाँ पे भी सेल्स टैक्स की जो है ना, वैसे तो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, लेकिन यूजुअली मंथली जा रही होती है, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे आप लोग, मैंने कहा ना कुछ चीज़ों में आप लोग रिलेट भी कर रहे होंगे सिस्टम से, लेकिन कुछ चीज़ों से आप लोग ये भी देख रहे होंगे यार कितना फ़र्क है उसमें और इसमें, ठीक है। अच्छा, फिर इंडिविजुअल टैक्सेशन में हम फाइलिंग स्टेटसेस देखते हैं। जो इंडिविजुअल है वो सिंगल है, सिंगल मीन्स के मैरिड नहीं है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप मैरिड तो होते हो लेकिन आप रिटर्न अपनी अलग अलग फाइल कर रहे होते हो, मियाँ अपनी अलग रिटर्न फाइल कर रहा है, बीवी अपनी अलग रिटर्न फाइल कर रही है, तो ऐसे केस में उसको हम बोलते हैं मैरिड फाइलिंग सेपरेटली। और अगर शादी ही नहीं हुई, वैसे ही नॉन मैरिड है, तो फिर वो सिंगल है, अनमैरिड इंडिविजुअल्स, ठीक है। मैरिड फाइलिंग जॉइंटली, मियाँ बीवी मिल के अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जिसमें मियाँ बीवी की कमाई सब कुछ इकट्ठा इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अब इसमें डिडक्शंस डिफरेंट होती हैं, सबसे ज़्यादा जो फेवर मिलती है वो जॉइंटली वालों को मिलती है। मैरिड फाइलिंग जॉइंटली वालों को यूएस ज़्यादा डिडक्शन, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है, मैं आगे बताऊंगा, तो वो सबसे ज़्यादा इनके लिए होती है। फिर एक होता है हेड ऑफ़ हाउस होल्ड। हेड ऑफ़ हाउस होल्ड की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, उर्दू में अगर इसका तर्जुमा करें तो घर का सरबराह हेड ऑफ़ हाउस होल्ड ऐसे ही है। तो वो बंदा जिस पे डिपेंडेंट जो है वो डिपेंड कर रहे हो घर में,
मेन जो सर्कल है वो चला रहा हो, उसके क्या रूल्स होते हैं, कौन हेड ऑफ हाउस होल्ड बन सकता है, वो हम पढ़ेंगे। और एक होता है क्वालिफाइंग विडोर, मतलब डाइवोर्स्ड विद चिल्ड्रन, तो उनके क्या रूल्स हैं, ये सब स्टेटसेस हैं। कोई भी इंडिविजुअल उसका अनमैरिड होना भी जरूरी है कि मैरिड भी हो सकता है? मैरिड अनमैरिड देखिए कुछ टाइम होता है, आप डाइवोर्स के कितने अरसे बाद तक क्वालिफाइड विडोर रहोगे और उसके बाद फिर से अनमैरिड वाली कैटेगरी में आ जाओगे, यानी कि सिंगल वाली कैटेगरी में, ये रूल्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि ये स्टेटसेस होते हैं डिफरेंट किस्म के जो अप्लाई होते हैं। अच्छा, उसके बाद टैक्स ब्रैकेट्स, ये सिर्फ दिखाने के लिए हैं, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। मकसद ये है कि अगर आपकी इनकम जो है वो ज़ीरो से लेके $11,600 तक है तो 10% अप्लाई होगा, जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो आप देखेंगे टैक्स रेट बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप स्टेटस को भी देखें कि मैरिड फाइलिंग जॉइंटली वालों के लिए, देखें सिंगल वालों के लिए 11,600 पे 10% आ गया, लेकिन मैरिड फाइलिंग वालों के लिए 10% 23,200 तक है, ठीक है। तो उस बंदे को बहुत ही फ़ायदा देगी मैरिड फाइलिंग जॉइंटली, जो एक बंदा कमा रहा है, एक नहीं भी कमा रहा, ठीक है। तो जो नहीं कमा रहा उसकी तो ऐसा कोई इनकम ऐड हो नहीं रही, कमा तो एक ही बंदा रहा है, दूसरे की साथ में रिटर्न फाइल हो रही है, उसको क्या मिलेगा फ़ायदा कि 23,200 तक उसको सिर्फ 10% अप्लाई होना है, फिर उसको डिडक्शन भी ज़्यादा मिलती है, ठीक है। डिडक्शन हम डिस्कस करेंगे आगे। मैरिड फाइलिंग सेपरेटली का सेम स्लैब्स हैं जो सिंगल वालों की हैं। अगर आप सिंगल हो या आप शादीशुदा तो हो लेकिन मियाँ बीवी अलग अलग रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपकी स्लैब रेट सेम है। और हेड ऑफ हाउस होल्ड जो हैं वो इन बिटवीन है, मतलब उनको उतना फ़ायदा तो नहीं मिलता जितना MFJ वालों को मिलता है, लेकिन सिंगल वालों से थोड़ा ज़्यादा ही मिल जाता है। अच्छा, उसके बाद इंडिविजुअल टैक्सेशन IRS फॉर्म 1040 एंड इट्स स्केड्यूल्स। यहाँ पे अभी वैसे लेक्चर को एंड करेंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्म 1040 इंडिविजुअल्स के लिए कौन सा फॉर्म यूज़ होना है, 1040, रट्टा लग गया सबको, याद हो गया। 1040 के साथ 1040 के बैकएंड पे कुछ स्केड्यूल्स अटैच होते हैं, ठीक है। वो जिसे हम कहते हैं ना कि यार आप सब लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, ठीक है। तो कभी कभी अकाउंटिंग में जहाँ हम लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो हम वर्किंग करते हैं एक जगह पे अलग से, फिर वर्किंग से फाइनल कैलकुलेशन ला के अपने मेन सोल्यूशन पे ला के लिखते हैं। तो 1040 समझ लें कि मेन सोल्यूशन है और स्केड्यूल्स आपकी वर्किंग। बैक एंड पे स्केड्यूल्स पे मुख्तलिफ चीज़ें कैलकुलेट हो रही होती हैं और उनकी फाइनल कैलकुलेशन आके 1040 पे आके पेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये स्केड्यूल्स कौन कौन से होते हैं और किस स्केड्यूल में कौन कौन सी डिटेल्स होती हैं, ये हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बेसिक लेवल पे मैंने जस्ट आप लोगों को इंट्रो दिया US टैक्स का, तो कैसा फीडबैक था, किस तरह का लग रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है या बोरिंग लग रहा है? मैं तो कहता हूँ पहली क्लास थोड़ी थोड़ी बोरिंग लगती है, क्योंकि US टैक्स बहुत मज़े का है, लेकिन उस इतना मज़े का है ये, तो उस हवाले से पहली क्लास बोरिंग है। मतलब ज़ाहिर है जब बेसिक्स बतानी है, फाउंडेशन बतानी है, अभी मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर पे नहीं लेके गया, फॉर्म्स नहीं मैंने अभी आप लोगों को दिखाए, स्केड्यूल्स नहीं दिखाए, अभी जस्ट बेस बना रहा हूँ, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलें तो वो समझ भी आती हैं, अच्छी भी लगती हैं। और बताएं जी क्या फीडबैक था, किसी को मसला तो नहीं हुआ समझने में? सिंपल था, एक जगह पे मिक्स हो गया जहाँ एस्को ऑपरेशन था, कोई मसला नहीं है भाई, हमने कोर्स में यही करते रहना ठीक है। अभी जस्ट फर्स्ट डे था, बी ईजी। उसको रिमेंबर नहीं रखना है कि रखा है? नहीं 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 नहीं। अच्छा, मैंने ओरिएंटेशन में भी ये बात की थी, अभी मैं क्विक बुक्स के सेशन में भी ये बात कर रहा था कि यार रट्टा नहीं लगाना, चीज़ को सिर्फ समझना है, दैट्स इट। मैं क्विक बुक्स की क्लास में ये बात कर रहा था, मैं रिपीट कर देता हूँ कि स्टूडेंट ये गलती करते हैं, वो हमारा ना एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन ही इस तरह का हुआ है, वो बचपन से आपको आदत ही यही होती है कि जो चीज़ पढ़नी है, याद करनी है, जाके एग्ज़ाम देना। ये जो आप लोग सीख रहे हो ना, इसका आप लोगों ने एग्ज़ाम नहीं देना, ये स्किल है। तो स्किल पे उतना फोकस रखो जितना रखना है। मेन फोकस आप लोगों ने रखना है आगे काम ढूंढने में, क्लाइंट ढूंढने में या रिमोट जॉब्स ढूंढने में, ठीक है।
मेन एनर्जी वहाँ पे लगानी, ठीक है, इधर नहीं लगानी। पता लगे वो जैसे बोर्ड में नहीं बैठ के पेपर की तैयारी कर रट्टे लगा रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं, तो पता लगे आज की क्लास ली है, ले जाओ यहाँ से नोट्स, ये जो आप लोगों के स्लाइड जो भी प्रिपेयर हुई हुई है लेक्चर 1, ये आप लोग खोलें और पता लगे जनाब इसको याद कर रहे हो बैठ के, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ें जो आज मैंने बताई हैं ना, ये जब आप कोर्स ख़त्म कर लेंगे ना, तो ये चीज़ें तो आप लोगों को वैसे ही रटी हुई होंगी, ठीक है ना। मतलब इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को। एस कॉर्प, सी कॉर्प, ये सब कुछ तो वैसे ही। और 1040 फॉर्म क्या, अभी तो मैंने 1040 सिर्फ नाम लिया है, उसकी सारी लाइंस आप लोगों को पता होगा कि 1040 के किधर क्या होता है, किधर क्या नहीं होता। तो अभी ज़्यादा परेशान नहीं होना, जस्ट कंप्लीट करने पे फोकस करें, जर्नी को कंप्लीट करने पे फोकस करें, कंसिस्टेंसी लेके आएँ अपने अंदर, चीज़ें खुद ब खुद हो जाएंगी, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।